हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो आज की हमारी वीडियो रहेगी मेजर स्टेप एंड इकोनॉमी फॉर्म्स कि इकोनॉमी फॉर्म्स में हमने कौन कौन से मेजर स्टेप अडॉप्ट किए थे और इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ा था बिजनेस और इंडस्ट्री से के चेंजेस से रिलेटेड जो थी। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद मेजर स्टेप इन इकोनॉमी फॉर्म्स। मेजर स्टेप्स इन इकोनॉमी फॉर्म्स, फर्स्ट स्टेप इज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सबसे पहले कौन सा स्टेप लिया गया था कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज तैयार की गई थी। यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनके ऊपर से जो उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए लाइसेंस और जितने भी कंट्रोल थे उनसे हटा दिया गया था, उनको एक्सटेंड कर दिया था। लार्जली हटाने का मतलब क्या, उनको एक्सटेंड कर दिया गया था, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उनको लाइसेंस मिलने लगा था। ठीक है। एफर्ट हैज़ बीन मेड इन कोर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये सब किसकी वजह से हुआ, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट थे उनको इनकोर्स किया था, उस वजह से ये एफर्ट कर पाए थे कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी इंडस्ट्रीज़ बनी थी उनको लाइसेंस देना स्टार्ट कर दिया था, उनके ऊपर अदर जितने भी कंट्रोल थे उनको एक्सटेंड कर दिया था। ओके, ये थी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। ठीक है, ये भी इकोनॉमी फॉर्म के अंदर ही आई थी। सेकेंड थी न्यू ट्रेड पॉलिसी। न्यू ट्रेड के अंदर हमने फॉरेन ट्रेड को बढ़ा दिया गया था, जितने भी अननेसेसरी कंट्रोल थे वन कंट्री टू अनदर कंट्री, जितने भी रिस्ट्रिक्शन थे उनको एलिमिनेट कर दिया गया था। सो न्यू ट्रेड पॉलिसी, द फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन फ्रीड फ्रॉम द अननेसेसरी कंट्रोल, द एज ओल्ड रिस्ट्रिक्शन हैव बीन एलिमिनेटेड। जितने भी पुराने रिस्ट्रिक्शन थे उनको एलिमिनेट कर दिया गया था और अननेसेसरी जितने कंट्रोल थे वो हटा दिए गए थे ताकि जितना हो सके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा सके। फिस्कल रिफॉर्म, द टारगेट प्रॉब्लम कन्फर्टिंग द इंडियन गवर्नमेंट इज एक्सेसिव फिस्कल डेफिसिट। कि फिस्कल डेफिसिट था क्या, कंट्री स्पेंडिंग मोर देन इट्स इनकम, कि कंट्री की जितनी इनकम थी उससे ज़्यादा तो उसने खर्च कर दिया था, वही तो फिस्कल डेफिसिट होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट के सामने यही प्रॉब्लम आई थी कि उन्होंने अपनी इनकम से ज़्यादा खर्चा कर दिया, तो उनको उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए फिस्कल रिफॉर्म तैयार किया गया था। और इसके अंदर एक पॉइंट और आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। इट इज़ द सम टोटल ऑफ फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर इन अ कंट्री। कि एक साल के अंदर जितनी टोटल गुड्स और जितनी वैल्यूज की सर्विसेज तैयार की जाती है उनका सम ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है उस कंट्री के लिए। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है मॉनेटरी रिफॉर्म, कि जितना भी सेंट्रल बैंक से पैसा लेना था, जितने भी मतलब जितना भी जहाँ से भी पैसा उधार मिल सके, जितने भी मॉनेटरी पॉलिसीज थी उनको सेंट्रल बैंक ने कंट्रोल कर लिया था और सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज कर दिया था। It sort of control policy through which the central bank control the supply of money with a view of achieving objective of general economy policies। कि किस लिए किया गया था, ताकि जितनी भी जनरल इकोनॉमी पॉलिसीज तैयार की गई हैं उनको अचीव कर सके, उनका जो उद्देश्य था उनको पूरा किया जा सके। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म के अंदर फॉलोइंग स्टेप थे जिनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने डेवलप किया था एक कंट्री के अंदर कैपिटल को। So first one is SEBI has been established, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कि सिक्योरिटी को खरीदना और बेचना, ये एक इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर दी गई थी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल फॉर्म हुई थी। द रिस्ट्रिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैज़ बीन लिफ्टेड, कि जितना डिबेंचर्स क्या होता है, एक तरीके का बोरोइंग होता है, उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट पे किया जाता है, इंटरेस्ट से जितना अगर ज़्यादा पे किया जाता है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कि भाई ये नहीं कि मन मर्जी का जितना उनकी मर्जी हो उतना वो इंटरेस्ट ले लें। प्राइवेट सेक्टर हैज़ बीन परमिटेड टू एस्टैब्लिश म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड किसके अंडर डाल दिया गया था, प्राइवेट सेक्टर के अंदर, कि भाई अब इसको ये जो म्यूचुअल फंड है इसको कौन कंट्रोल और मैनेज करके चलेगा, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल।
डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल, नेक्स्ट स्टेप लिया गया था कि भाई डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने जितने भी प्रोडक्ट है उनके रिगार्डिंग जितने भी प्राइस कंट्रोल थे उनको हटा दिया गया था। ये प्राइस कंट्रोल होते किन के ऊपर है? फर्टिलाइजर, आयरन, स्टील, पेट्रोल प्रोडक्ट, इन सब के ऊपर जितने भी प्राइस कंट्रोल थे उनको रिमूव कर दिया गया था गवर्नमेंट ने। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट ऑफ दीज थिंग्स हैज़ बीन रिमूव्ड, जितनी भी इनको इंपोर्ट करने पर रिस्ट्रिक्शन थी वो गवर्नमेंट ने हटा दी थी। तो इसी से तो क्या होता था, जो अगर हम इंपोर्ट करते थे इनको तो हमें ज़्यादा इनके ऊपर ज़्यादा खर्चा करने की नीड नहीं होती थी, क्योंकि अगर जो चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है वो चीज़ें हम बनाने लगेंगे तो उसमें हमारा ज़्यादा खर्चा ही होना है। ओके, सो ये थे कुछ स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने जितने भी इकोनॉमी फॉर्म्स तैयार किए गए थे उनको एस्टैब्लिश करने में फॉलोअप किए थे। उसके बाद जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनी थी जो कि बिजनेस के अंदर चेंजेस लेके आई थी, उनके इम्पैक्ट को देखा था। ठीक है, कि उनका बिजनेस के ऊपर क्या क्या चेंजेस आया है। आप देखो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था या बिजनेस के अंदर क्या क्या चेंजेस आया था, ये और करके चलो। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज और चेंज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। फर्स्ट चेंज या इम्पैक्ट आएगा इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन्स। भाई जब डी लाइसेंसिंग को रिमूव कर दिया गया और फॉरेन कंपनी की एंट्री के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन थी वो हटा दी गई, उसके अंदर जितनी भी इंडियन मार्केट थी उसके अंदर फॉरेन फर्म को इंक्लूड कर दिया गया, तो उस वजह से कॉम्पिटिटर बढ़ने लगे इंडिया फर्म के लिए, क्योंकि उनका लेवल बढ़ने लगा। डी लाइसेंसिंग एंड एंट्री ऑफ फॉरेन firms Indian market is increased the level of competitor for the Indian firm। अब ये कॉम्पिटिटर किन के लिए बढ़ा है? इंडियन फर्म के लिए, क्योंकि इंडिया के अंदर डी लाइसेंसिंग कर दिया गया कि लाइसेंस जितना ज़्यादा हो सके प्राइवेट सेक्टर को या जितनी ज़्यादा हो सके इंडस्ट्रीज को दिया जाए। ओके, सो मोर डिमांडिंग कस्टमर। अब देखो ये फर्स्ट था, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया, यहाँ पर कंपनियाँ बहुत ही ज़्यादा होने लगी। ओके, तो यहाँ पर अगर वो कंपनियां ज़्यादा होने लगेंगी तो वो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देंगी मार्केट की, किनको? कस्टमर को। अगर कस्टमर को मार्केट की इन्फॉर्मेशन होगी तो वो अवेयर होंगे, अवेयरनेस बढ़ेंगी तो वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की डिमांड करने लगेंगे। नाउ कस्टमर आर मोर अवेयर एंड दे कैप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ऑफ द मार्केट एज द रिजल्ट विच नाउ मार्केट इज कस्टमर बायर ओरिएंटेड। अब मार्केट किसकी ओरिएंटेड मानी जाती है? कस्टमर और जो उसको खरीदने, जो उसके प्रोडक्ट्स को खरीदने वाले हैं उनकी। नाउ प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस कीपिंग इन माइंड द डिमांड ऑफ द कस्टमर। भाई पहले तो कंपनियां कैसे प्रोडक्ट बनाती थी, वो अपना फायदा देखती थी कि हमारी कॉस्ट कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वांटिटी निकालें। उनका मोटिव क्या था कि जो वो बनाएंगे वो बिकेगा। अब ये जो माइंड था, जो सेट था प्रोड्यूसर का, वो हटके अब हो गया कि जो कस्टमर चाहता है उसी टाइप के हम गुड्स तैयार करें, इसीलिए मार्केट कस्टमर और बायर ओरिएंटेड हो गई है। नेक्स्ट इम्पैक्ट की बात करें, रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। क्या क्या चेंजेस हुए टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट के अंदर, कि जो एडवांसमेंट थी वो बढ़ गई, कि प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस आ रहे थे, इंप्रूवमेंट आ रहे थे, उनकी एडवांसमेंट होने लगी। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मैक्सिमम प्रोडक्शन इज पॉसिबल एट मिनिमम कॉस्ट, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं कम से कम कॉस्ट के ऊपर। बट इट लीड टू टफ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ स्मॉल फर्म्स। देखो ये जो लार्ज बिजनेसेस हैं या जो मिडिल बिजनेसेस हैं उनके लिए तो कंफर्ट जोन में है, बट जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके लिए थोड़ा सा चैलेंज बन गया, क्योंकि वो ना तो इतना जल्दी न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाते हैं और ना ही उसको फॉलो अप कर पाते हैं। ओके, देन उसके बाद आता है नेसेसिटी फॉर चेंज। भाई जो भी चेंज आते हैं अकॉर्डिंग टू, जब से न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई है तो यहाँ पर मार्केट की डिमांड और जो सप्लाई है वो बहुत ही ज़्यादा रेट के साथ बढ़ने लगी, चेंजेस आने लगे उसके अंदर। इससे इम्पैक्ट क्या हुआ कि जितने जल्दी चेंजेस आएंगे उतना ही जल्दी उसका इम्पैक्ट बिजनेस के प्रोडक्शन के ऊपर होगा, उनको भी उतना ही जल्दी उनको अडॉप्ट करना होगा। ओके, सो आफ्टर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी द मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई आर चेंज इन वेरी फास्ट रेट। चेंज इन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हैज़ मेड इट इज़ necessary for the business firm to modify their policies operations for time to time।
कि अब ज़रूरी हो गया है कि हर एक बिजनेस को टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्शन और उससे रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस है, जितने भी पॉलिसीज़ हैं, उनको चेंज करना चाहिए। नेसेसिटी फॉर नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सिंग। देखो भाई, अगर कंपटीशन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आएगा, तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स की ज़्यादा नीड होगी। तो उसके लिए पीपल्स को ज़्यादा एक्वायर किया जाएगा, और पीपल्स को ज़्यादा एक्वायर किया जाएगा तो उनको इनकम प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कॉम्पिटेंस बढ़ेगा। किसका? ह्यूमन रिसोर्सेज का। द मार्केट चेंजिंग मार्केट कंडीशंस ऑफ टुडे रिक्वायर पीपल विद हायर कॉम्पिटेंस एंड ग्रेटर कमिटमेंट। मीन्स क्या होगा कि अगर लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने गुड्स के लिए, अपने सर्विसेज के लिए अगर डिमांड करेंगे, तो जो भी फर्म होगी उसके लिए कंपटीशन लेवल बढ़ेगा। दैट मीन वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को करने की सोचेगी, तो उसके लिए उसे ह्यूमन रिसोर्स की नीड होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पीपल को कमिटमेंट देगा कि आओ हमारे यहाँ काम करो आप। हैंस देयर इज ए नीड ऑफ फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज विच कुड इंक्रीज देयर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। मीन्स क्या होगा, अगर प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, क्वालिटी की गुड प्रोवाइड करनी होगी, तो इससे जो वर्कर्स होंगे उनकी इफेक्टिवनेस भी आएगी, उनके अंदर एफिशिएंसी भी आएगी। मीन्स वो कम कॉस्ट के साथ और कम टाइम के अंदर अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स को तैयार करके देंगे। उसके बाद आएगा मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब क्या होगा? अर्लियरली सेलिंग कंसेप्ट वॉज फेमस इन द मार्केट, नाउ इट इज प्लेस इज टेकन बाय द मार्केटिंग कंसेप्ट। कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा कंसेप्ट आजकल आपको सुनने को मिल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को सेल आउट किया जाए। अब ये कंसेप्ट किसका हो गया है? मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर आ गया है। टुडे फर्म प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। लेकिन जो आजकल की फर्म में है, जो कस्टमर डिमांड करता है, उन्हीं गुड्स और सर्विसेज को तैयार करती है। मार्केटिंग रिसर्च, एजुकेशनल एडवर्टाइजिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज हैज़ बिकम मोर सिग्निफिकेंट। आजकल आपने देखा होगा कि जो मार्केट रिसर्च है या जो एडुकेशनल हमारे पास एडवर्टाइजिंग हम देखने को मिलते हैं, या आफ्टर सेल सर्विसेज जितने भी हो गए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिग्निफिकेंटली मीन उनका ज़्यादा आपको देखने को मिली है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा रिडक्शन इन बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। कि बजटरी सपोर्ट ये क्या करता है कि किसके द्वारा दिया जाता है? गवर्नमेंट देती है। किसको? पब्लिक सेक्टर को, ताकि वो क्या कर सके? इज रिड्यूसिंग दस द पब्लिक सेक्टर हैज़ टू सर्वाइव एंड ग्रोथ द यूटिलाइज देयर ओन रिसोर्स एफिशिएंटली। ताकि जितने भी पब्लिक सेक्टर है वो रिड्यूस कर सके, किनको? जिंदा रहने के लिए। किनको रिड्यूस कर सके? जितनी भी उन्होंने बजटरी कंट्रोल के लिए जितनी प्लानिंग की गई है उनको, और वो बजट तैयार कर सके और लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सके। जितने भी उसके पास एफिशिएंटली रिसोर्स हैं उनको यूटिलाइज कर सके। ओके, सो ये ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ा था किनका? जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसी थी उनकी, या जितने भी बिजनेस और इंडस्ट्री के अंदर चेंजेस किए गए थे उनका। ये सारे के सारे हम कह सकते हैं कि ये चेंज इन बिजनेस और इंडस्ट्रीज है ना। ओके, सो स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। छोटा सा ही चैप्टर था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। सो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद चैप्टर नंबर 4। आज की क्लास में कोई भी डाउट है स्टूडेंट, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। साथ के साथ कमेंट करके बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।